हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका शिक्षक में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी की किताब से पूछा जाता है। अतः मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी किताब का पर्यावरण अध्ययन में पाठ 2 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम पार्ट 1 समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे। सारा का सारा एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2, जिसका नाम है हमारा कि कहानी सपेरों की। पाठ का नाम क्या है? कहानी सपेरों की। इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कालबेलिया के बारे में। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। यह सपेरों की एक जाति होती है। कौन सपेरों की जाति होती है? कालबेलिया। कालबेलिया क्या है? सपेरों की एक जाति होती है जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। कौन नचा सकते हैं? कालबेलिया। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि सांपों की पिटारी कावड़ जैसी दिखती है। सांपों की पिटारी कैसी दिखती है? कावड़ जैसी दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश की जाती है कि किस सांप ने काटा है, यानी कि उससे की प्रजाति जानी जाती है कि किस प्रकार के सांप ने काटा है। पॉइंट आता है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। यानी कि हमारे देश में जितने भी सांप होते हैं इनमें से केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। होते तो सभी हैं लगभग, लेकिन 4 प्रकार के कुछ ज्यादा जहरीले सांप होते हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे हैं कि नाग, करेत, दुबैया, अफाई। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है मित्रों, और ये है इंपोर्टेंट पॉइंट। नाग, कुरेत, दुबैया, अफाई कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। सीटेट में कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। कौन? सांप के 4 जहरीले प्रकार हैं, यानी कि जहरीले प्रकार हैं सांप के नाग, करेत, दुबैया, अफाई। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि सांप जब किसी को काटता है, क्या काटता है? सांप किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई जैसे सीरम दी जाती है। यह सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। कौन? सांपों के जहर को जब सांप जहर जब सांप का जहर चढ़ जाता है तो उसकी दवाई जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि बीन पार्टी के बाजे के बारे में दिया गया है कुछ। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल की अलावा तीनों बाजे लोहे के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि सांप किसान के दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? सांप जो है किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? ये फसलों को चूहों से बचाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि कालबेलिया नाच के बारे में दिया गया है कि इसमें भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। किसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं? कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमने खत्म कर लिए हैं। इस प्रकार हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम पार्ट 3 देखते हैं, जिसका नाम है हमारा चखने से पचने तक। पाठ का नाम क्या है? चखने से पचने तक। इसमें पहला इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है हमारा कि आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग
30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कई बार पूछा गया है कि हमारे जो है शरीर में पेट का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर होगा। इस प्रकार कि आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि हमारे पेट का पाचन रस एसिड अम्ल की तरह होता है। हमारे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो है पेट में जो पाचन रस होता है वो किस तरह होता है, तो हमारा आंसर होगा एसिड अम्ल की तरह होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि उड़ीसा का कालाहांडी जिला, उड़ीसा के कालाहांडी जिला के बारे में बताया गया है कि एक तरह जो कालाहांडी में सबसे अधिक जो है कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं। कालाहांडी के बारे में बताया गया है कि कालाहांडी में जो है सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं और दूसरे राज्य में भेजे जाते हैं चावल दूसरे राज्य में कालाहांडी से। इसके बाद है कि दूसरी तरह कालाहांडी के कई गरीब भूखमरी में मर जाते हैं, यानी कि कई लोग यहाँ के भूखमरी में मर जाते हैं। कई बार तो यहाँ थाना गोदानों, कई बार यहाँ पर क्या है धान गोदामों में पड़ा सड़ जाता है। कहाँ सड़ जाता है? धान गोदामों में पड़ा सड़ जाता है। कहाँ पर? कालाहांडी में। इसके बाद इस प्रकार हमारा जो है पार्ट 3 भी समाप्त होता है। जितने सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब हम पार्ट 4 देखते हैं जिसका नाम है कि आम खाए 12 महीना। आम खाए 12 महीना पार्ट का नाम है हमारा। अब हम देखते हैं इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट कि खाने की चीजों व उनको एक दो दिन तक खराब होने से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। यानी कि कुछ खाने की चीजें और उनके घरेलू उपाय बताए गए हैं कि किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि सुरक्षित रखा जाता है। कुछ चीजें और उनके घरेलू उपाय। दूध के बारे में बताया गया है, दूध को उबालते हैं, दूध को उबाल कर रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पके हुए चावल के बारे में बताया गया है कि एक कटोरी ढक कर पानी के बर्तन में रखते हैं। किसे रखते हैं? पके हुए चावल को। तो वो गया है ज्यादा देर तक रखे जा सकते हैं, यानी कि जल्दी सड़ते नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है हरा धनिया के बारे में कि हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया को किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं? हरा धनिया को गीले कपड़े में रखते हैं लपेट कर। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है प्याज और लहसुन के बारे में कि प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, क्योंकि अगर नमी पड़ेगी तो जो है फफूंद वगैरह लग जाएगा। इसलिए इसे क्या है खुले स्थान में नमी से बचाकर रखते हैं। किसे रखते हैं? प्याज और लहसुन को। अब इसमें जो है मामड़ी टांडरा के बारे में बताया गया है जिससे हम क्या बोलते हैं? आम पापड़ बोलते हैं। मामड़ी टांडरा है आम पापड़। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो है आन्नेपुरम गांव, कि आन्नेपुरम गांव कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आन्नेपुरम गांव है हमारा आंध्र प्रदेश में। कई बार आपका सीटेट में पूछा गया है और पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है कि आन्नेपुरम गांव जो है कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि आम पापड़ बनाने के लिए जरूरत की चीजें। कहने का तात्पर्य है कि जो है आम पापड़ बनाने के लिए किन की चीजों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर होगा चटाई की, कैजुरीनी पेड़ के डंडे की, नारियल से बनी रस्सी की और गुड़ और चीनी की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि आम पापड़ तैयार होने में लगभग 4 हफ्तों का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 4 हफ्तों का, यानी कि 7 को 28 दिन की आवश्यकता होती है लगभग आम पापड़ बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को भी, यानी कि शीशियों जिसमें अपन को जिस बर्तन में कांच की शीशियों में रखना है अपन को अचार, उसको धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह पाए। यानी कि पहले बर्तन क्या है, जो शीशी है उसे हमें क्या करना है, उसे धूप में रखना है ताकि उसमें नमी ना रह पाए। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आम को पूरी साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टाफी,
रस आदि कई चीजें बनाई जाती हैं। यानी कि अगर आम को अपन को यूज करना है साल भर, तो इस प्रकार अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस इत्यादि कई चीजें बनाई जा सकती हैं, जिसके बाद बनाने के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर रखेंगे तो जो है खराब हो जाएंगे। इस प्रकार आम पापड़, अचार, चटनी, टॉफी, रस इत्यादि में ये जो है परिवर्तित करके इसे रखा जा सकता है आम को। इस प्रकार मित्रों हमारा पार्ट 4 भी समाप्त होता है। जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने सभी को डिस्कस किया है। अब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा हमारा बीज बीज बीज। पार्ट का नाम क्या है हमारा? बीज बीज बीज। इसमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है शिकारी पौधों के बारे में कि शिकारी पौधे, तो कुछ पौधे यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और छोटे छोटे जीवों का क्या है, शिकार करते हैं। इनमें नेफिन्थीस सबसे ज्यादा मशहूर है, यानी कि नेफिन्थीस जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किसमें? शिकारी पौधे के रूप में, क्योंकि ये क्या है, चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों को क्या है, शिकार करते हैं। कौन? शिकारी पौधे, जिसका उदाहरण है नेफिन्थीस। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा जो है नेफिन्थीस के बारे में। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो है नेफिन्थीस जो है कीट बच्ची पौधा है, जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। किसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है? तो हमारा आंसर होगा कि नेफिन्थीस का आकार जो है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। किसके ऊपर? नेफिन्थीस के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। किसमें खींचे चले आते हैं? नेफिन्थीस के अंदर खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? नेफिन्थीस के अंदर जो है कीड़े फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं कीड़े। जैसा कि मित्रों आप चित्र में देख रहे हैं कि जो है नेफिन्थीस के अंदर ये कीड़े चले जाते हैं और जो है बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि ये विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ते हैं, जिससे कि कीड़े इनकी ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर आकर्षित होते हैं? जो है नेफिन्थीस की ओर आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं और नहीं निकल पाते बाहर नेफिन्थीस की अंदर से। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है वेलक्रो के बारे में, कि जो है वेलक्रो स्विट्जरलैंड की जॉर्ज मेस्ट्रल 1948 में वेलक्रो बनाया था। कहने का तात्पर्य है कि जो है जॉर्ज मेस्ट्रल है जो है इन्होंने 1948 में क्या बनाया था? वेलक्रो बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि वेलक्रो से दोनों तरफ चिपक जाती है, यानी कि वेलक्रो से दोनों तरफ चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज आती है, जैसे कि बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आपने देखा होगा जो है चिपकने के लिए लगी रहती है, वही होता है इसका वेलक्रो। अगर अपन खोलते या लगा चिपकाते हैं तो क्या है, जो इसमें चर चर की आवाज निकलती है, यही होता है वेलक्रो। इस प्रकार जो है वेलक्रो जूते, चप्पल, बस्ते, बैग आदि में जो है लगे रहते हैं चिपकाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कौन कहां से आए, इसके बारे में बताया गया है कि मतलब कुछ सामग्री दी हुई है, कुछ चीजें दी हुई है खाने की, जिसके बारे में बताया गया है कि एक जो है कहां से आई है। इसमें पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है मिर्ची। तो है मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी क्या है ले आई थी। कहाँ से ले आई थी? दक्षिण अमेरिका से लाई थी मिर्ची को। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी के सभी पेपर में आने की संभावना है और पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो है भिंडी और कॉफी जो है कहाँ से आए हैं, तो हमारा आंसर होगा अफ्रीका से। भिंडी और कॉफी को अफ्रीका से लाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि गोभी मटर कहाँ से लाए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा यूरोप से। गोभी और मटर जो है यूरोप से लाए गए हैं। इसके बाद आता है कि
चाय कहाँ से है? चाय का संबंध है असम से। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से लाया गया है? चीन से। इसके बाद नेक्स्ट है कि बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी जो है क्या है? देसी है, यानी कि ये कहीं से नहीं लाए गए, यहीं से अपने देश से लाए गए हैं और यहीं पर मिली हैं। इसके बाद हमारा पार्ट 5 भी समाप्त होता है। अब हम पार्ट 6 देखते हैं, जिसका नाम है हमारा कि बूंद बूंद दरिया दरिया। पार्ट का नाम क्या है? बूंद बूंद दरिया दरिया। सारे के सारे एनसीईआरटी की किताब से लिए गए पॉइंट है जो कि पेपर में आने की संभावना है। और मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद इसमें पहला पॉइंट आता है जो कि राजस्थान के जैसलमेर के बारे में दिया गया है कि जो है जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना तालाब है जिसे हम घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है मित्रों आपका सीटेट के एग्जाम में कि जो है जैसलमेर जिले के बारे में कि जिले में 650 साल पुराना तालाब है जिसे हम क्या कहते हैं? घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हैं। इस प्रकार 9 तालाब मिलकर एक बड़ा तालाब बनाया गया है जिसे घड़सीसर के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो कि अलबर्नी जी के बारे में कि जो है अलबर्नी जिस देश से भारत आया था उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है अलबर्नी कहाँ से आया था, तो हमारा आंसर होगा उज्बेकिस्तान से। यानी कि अलबर्नी जिस देश से भारत आया था उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अलबर्नी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। पूछा गया है कि किसने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है, तो हमारा आंसर होगा अलबर्नी। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते जो हैं अलग अलग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ कभी कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। कहाँ नहीं होती? यहाँ कभी भीड़ लगने से जो है परेशानी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि उत्तराखंड के बारे में बताया गया है कि उत्तराखंड में पानी से जुड़ी एक रिवाज है। जो ब्याह के बाद नई दुल्हन है वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। इस प्रकार की क्या है प्रथा कहाँ है? उत्तराखंड में है। जो कि नई दुल्हन जाएगी कहाँ पर? कुएं तालाब के पास जाएगी और जो है सिर झुकाएगी। कहाँ है? झरने या तालाब के पास जाकर सिर झुकाएगी नई दुल्हन। कहाँ पर प्रथा है? उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीटेट के एग्जाम में कि जो है बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि बावड़ी को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा सीढ़ीदार कुआं। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसके बाद जोधपुर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो है 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारी सीटेट के एग्जाम में कि जो है कब भूली बिसरी क्या है बावड़ियों को याद किया गया था, तो वहां पर सन दिया गया होगा, तो हमारा आंसर होगा 1986 की। जो है 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को भी एक बार फिर से याद किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो कि कुएं के बारे में कि कुओं के सूखने के कारण
कि कुओं के सूखने की कौन कौन सी कारण है। तो इसमें पहला कारण है कि कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। कहाँ पर? कई जगह पर जमीन का पानी मोटर लगाकर निकाला जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रही, यानी कि तालाब अब पहले जैसी नहीं रही, उनकी संख्या में कमी आ गई। इस प्रकार से सूखा का ये भी एक कारण है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है तीसरा, कि पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को पक्का कर दिया गया है। यानी कि पहले जो है कच्चा स्थान होता था जहां पर जमीन में पेड़ लगे रहते थे, लेकिन अब क्या है, सीमेंट से फिट कर दिया गया, जिस प्रकार से जो है पानी नीचे नहीं जा पाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो कि तरुण भारत संघ के बारे में, कि तरुण भारत संघ नामक एक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी सीटेट के एग्जाम में, और पूछी जाने की बिल्कुल संभावना है कि जो है तरुण भारत संघ का संबंध किससे है। तो हमारा आंसर होगा कि पानी के इंतजाम से जुड़ी है, अर्थात पानी से संबंधित क्या है, एक ये संघ है कि तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि धड़की माई के बारे में। धड़की माई, ठीक है, यह राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो है धड़की माई कहाँ की रहने वाली थी, तो हमारा आंसर होगा राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं या रहती थी, ठीक है। और इन्होंने तरुण भारत संघ के नाम से मिलकर एक गांव में तालाब बनाया था। किसने? धड़की माई ने। कि धड़की माई यह राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर गांव में एक तालाब बनवाया था। इस प्रकार मित्रों हमारा पार्ट 6 भी समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।